हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। चलिए फटाफट से सारे लोग जो है जितने भी जुड़ जाइए। उसके बाद आज की करंट अफेयर के अंदर आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आज 24 जुलाई, जो कि आज अगर हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक का दूसरा दिन भी है। होप्स हो कि आज जो हमारे इंडियंस वहां पर गए हुए हैं, जो प्लेयर गए हुए हैं, कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ जीतेंगे। तो वो बात की बात है, लेकिन पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो यानी कि पिछले वीक में ज़्यादा फेमस रहा हो या जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूज़ आई हो, उसको हम रिपीट करेंगे। क्योंकि आज शनिवार है और आज वीक का लास्ट डे है। फिर वापस मुलाकात होगी हमारी मंडे को, यानी कि सोमवार को सुबह में। चलिए, तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए। समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफें, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है। जी हाँ दोस्तों, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि जो हमें गिराने की कोशिश करता है ना, उसको हमने एक दिन दिखाना है कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरा करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीदें या उनकी उम्मीद का तारा हम हैं। तो चलिए, टाइम को ना गवाते हुए सभी को एक बार वापस से गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को, खम्मा गणी सभी को। चलिए मिलते हैं सबसे पहली अपनी करंट अफेयर आज की जो रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहली करंट अफेयर कौन सी है, तो देखिए दिया गया है, वो गेट एडिशनल चार्ज ऑफ NHAI चेयरमैन, यानी कि हाल ही में NHAI अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उसका यानी कि अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसे दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि किन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो वो हम लोगों ने बताना है। शायद आपको ऑप्शन में कुछ चीजें देखने को मिल रही होगी कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पर्सन जिनका नाम हम लोगों ने पढ़ा था RK जैन, आपको याद हो तो। और RK जैन मैंने आपको बताया था कि इनको जो है वो जो अडानी ग्रुप है, यानी कि जो एयरपोर्ट के लिए जो स्पेशल एक ग्रुप बनाया गया है, उसके हेड के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, जिनका नाम क्या है, RK जैन। शायद आपको अच्छे तरीके से याद हो, हम लोगों ने कल जो है वो डिस्कस यहां पर पूरी तरीके से किया था और मैंने इनके बारे में आपको पूरा बताया था। क्या बनाया गया है, इनको अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग का CEO बनाया गया। तो याद रखना है, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग का CEO बनाया गया है। ठीक है, याद रखना है किसे, RK जैन। और उसके बाद में सुखवीर सिंह संधू, ये अगर मैं बात करूं तो ये पहले, यानी कि इनसे पहले जो अभी बनाए जा रहे हैं उनसे पहले क्या थे, NHAI के अध्यक्ष थे। उनकी जगह अगर मैं बात करूं किसने ली है, तो याद रखना है उनका नाम है अरमाने गिरिधर। क्या नाम है, अरमाने गिरिधर जो है इनका नाम है, याद रखना है। कहने का मेरा इतना सा तात्पर्य कि जो अपने पास ऑप्शन में दिए गए इन्हीं को देख। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में NHAI के जो चेयरमैन बने उनका नाम है अरमाने गिरिधर, तो बताओ उन्होंने किसकी जगह ली है, तो याद रखना है सुखवीर सिंह संधू ने ये जगह ली है। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। NHAI की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। कहां है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये खास करके ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। NHAI क्या काम करता है, तो ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का सबसे बड़ी कंपनी है, याद रखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी हाईवेज बनते हैं, ठीक है, जितने भी यानी कि क्या है कि जो सड़कें बनती है, चाहे वो यानी कि जब सबसे ज्यादा जो यानी कि जो एक कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो
मिलता है वो NHAI के अंडर में ही मिलता होता है, इसके द्वारा ही उनको क्या है अप्रूवल दिया जाता है। ये हम लोगों ने खास ध्यान रखना है, राइट। होप सो आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके अंदर कुछ चीजें जो है हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो NHAI, जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले एक सुना होगा, एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी हरित पथ। क्या लॉन्च की गई थी? हरित पथ, ठीक है। ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, तो इस एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने का जो काम किया था ना, वो भी NHAI द्वारा ही किया गया था, याद रखना है। क्लियर? उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं इसके बाद में, तो ध्यान दीजिए NHAI एक ऐसा, यानी कि इंडिया का एक ऐसा हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जो फुली डिजिटलाइजेशन है, ठीक है। फुली डिजिटल है किसके क्षेत्र में? तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो फुली क्या है, ये डिजिटल है। ये हम लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। बात होप सो आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज पुरानी है, लेकिन वो हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी है। NHAI जो है हमेशा न्यूज में रहता है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो 3 to 4 मंथ का करंट अफेयर हम लोगों को मालूम होना चाहिए। बाकी फालतू की चीजें जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या बन गया है, ये हमारे भाई साहब जो है कौन, रेमाने गिरिधर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, या फिर सुखवीर सिंह संधू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर RK जैन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बारे में हम लोगों से पूछा जा सकता है। होप सो क्लियर यहां तक सारी चीजें। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया? वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील ब्रिज जो है वो हाल ही में कहां ओपन किया गया है, वो हम लोगों ने बताना है। चलो बताओ फटाफट से, जिसको भी मालूम हो वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये हाल ही में अगर हम देखें तो कहां पर, तो ये स्थापित किया गया है कहां? एम्स्टर्डम में। कहां? एम्स्टर्डम में ये जो है वो स्थापित किया गया, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें जो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम हो रही होती है ना, वो तो 100% हम लोगों से पूछी ही जाती होती है, हाँ या ना। चलिए तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना सा है कि ये हम लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी जो है वो ले लेते हैं। ये 3D प्रिंटेड जो स्टील ब्रिज जो बनाया है, ये 12 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर लंबा, यानी कि लगभग मैं बात करूं तो 40 फीट लंबा है। कितना है? 40 फीट लंबा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके साथ में कि ये जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए बन सकता है, क्योंकि देखो एग्जामिनर जो है ना वो हम लोगों से पूछ के क्वेश्चन नहीं देता भाई, ठीक है। ना मुझसे पूछेगा और ना ही आपसे पूछेगा। अगर मुझसे पूछे तो मैं आपके पक्ष में ही बात करूंगा, है ना। मैं आपके पक्ष में उसको बोलूंगा कि मैंने जो है हमारे बच्चों को ये चीजें पढ़ाई है, आप यही पूछिए और कुछ मत पूछना। बेस मैं उनको बोलूंगा सबसे पहले तो जुलाई के कौन सा भी डे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जुलाई का डे जो है वो सारा का सारा याद कर लिया है ट्रिक से, है ना। जून का और करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं तो उसको यही बोलूंगा, लेकिन वो हमसे पूछ के कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा। तो हमें ये चीजें जो है वो खासकर ध्यान रखनी कि ये डेवलप किसके द्वारा किया गया। तो एक कंपनी है MX3D। क्या है? MX3D एक कंपनी है। ये कहां की? तो डच की कंपनी है। कहां की है? डच रोबोटिक्स कंपनी है, ये याद रखना है, ठीक है। डच रोबोटिक्स कंपनी है, ये हम लोगों ने याद रखना है, ठीक है। कहां? डच रोबोटिक्स कंपनी है। नाम क्या है? MX3D द्वारा इसको क्या है डेवलप किया गया है, ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इसके साथ में एक स्मार्ट सेंसर भी लगाया गया भाई। क्या लगाया गया है? स्मार्ट सेंसर भी लगाया गया है। ये स्मार्ट सेंसर की अगर मैं बात करूं तो किसके द्वारा यानी कि इसको डेवलप किया गया है या फिर लगाया गया है, तो याद रखना है एलन टर्निंग इंस्टीट्यूट है एक, उसके द्वारा। टर्निंग इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जो है इसको यानी कि कह सकते हैं कि इस स्मार्ट सेंसर को नेटवर्क को लगाया गया है। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो 2 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने अभी तक जो किए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। देखो इनके बारे में, वर्ल्ड के बारे में ज्यादा जानकारी हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप लोगों से कोई पूछेगा, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं, तो ये तो हमें मालूम होना ही चाहिए।
होप सो क्लियर सभी को ये चीज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि अडानी ग्रुप टेक मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम विच ग्रुप। हम लोगों ने देखो इसके बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 दिन पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। कम से कम अगर मैं बात करूं 2 तारीख से लेकर और आज जो है 24 तारीख है, यानी कि आज तक की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये एयरपोर्ट के बारे में 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूं। और आप लोगों के मन में भी यही ख्याल आते होंगे कि सर बार बार क्या बता रहे हो, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन हमेशा घूमकर आ रहा है। आप कोई भी चीज देखना, क्वेश्चन हमेशा घूम के आ रहा है और हर एक चीज जो है वो अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है, ठीक। अब बताओ इसमें से कि कौन सा ग्रुप है जिससे उसने ओवरटेक किया है, यानी कि अपने अंडर में लिया है। हमने ये तो पढ़ लिया कि अडानी ग्रुप जो है वो 8 टोटल 8 एयरपोर्ट ले चुका है, ठीक है। कितने ले चुका है? टोटल 8 एयरपोर्ट अपने अंडर में ले चुका है। लेकिन उसमें से अगर मैं बात करूं तो लास्ट 2 लिए थे और उससे पहले 3 यानी कि क्या है 2 बार लिए थे, अभी 2, यानी कि देखो 1 2 3 और 1 2 यानी कि टोटल 8 ले चुका है, राइट। इनका नाम भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वापस लिखा दूंगा, हो सकता है कोई बच्चा आज नया जुड़ा हो, ठीक है, जिसको नहीं मालूम हो। तो चलो अगर हम बात करें एयरपोर्ट की तो 8 एयरपोर्ट ले चुका, लेकिन जो 8वां अभी हाल फिलहाल लिया है ना मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लिया है उसको कौन से ग्रुप से इसने यानी कि अपने अंडर में लिया है वो हम लोगों ने बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जीवीके ग्रुप जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? जीवीके ग्रुप। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ध्यान देना कि एयरपोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले समय में जो भी पहले एग्जाम होगी, चाहे वो एसबीआई की हो, चाहे वो आरआरबी की हो, है ना, कोई भी तरह की एग्जाम हो, एक क्वेश्चन 100% छपेगा ही छपेगा, लिख लेना भाई, हाँ या ना। ठीक, तो कहने का तात्पर्य इसका जो राइट आंसर होगा वो जीवीके ग्रुप होगा, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ में ध्यान दीजिए कि ये डालमिया ग्रुप जो है ना, डालमिया भारत ग्रुप, ये भी बहुत भाई न्यूज में रहा था। अब आप बोलोगे सर ये कैसे न्यूज में रहा था, है ना। तो सुनो एक कहानी सुनो, फिर आपको हम आगे बताते हैं। चलो ये थोड़ा सा मैं जो है चेंज कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। चलो अच्छे तरीके से होप सो कहानी जो है वो समझ में आ रही होगी। चलो आप लोगों ने सुना होगा हमारी जो मॉन्यूमेंट्स है, यानी कि हमारी जो धरोहर है, उनको यानी कि क्या है कि मोदी गवर्नमेंट जो है ना वो पिछले 4 साल से बेच रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये न्यूज़पेपर के वर्ड है। ये टेलीविजन के अंदर जो बैठे रहते हैं ना अनपढ़ गंवार, और शाम को बैठ के एक दूसरे के साथ जो है यानी कि तू मैं करते होते हैं, है ना, तो वो लोगों की ये वर्ड है। लेकिन हालांकि उनको मालूम नहीं है कि ये किस तरीके से दिए जा रहे हैं, किस तरीके से इनको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको मैं बता देता हूं, सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे पास पंजाब का, ठीक है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरा ननियाल जो है ना वो कहां है? पंजाब के अंदर है, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर मेरा घर है। ठीक, मैं पंजाब का ही एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, ध्यान से सुनना कि इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं आज से 10 साल या 15 साल पहले सबसे ज्यादा अगर मॉन्यूमेंट कहीं थी ना तो वो पंजाब के अंदर हुआ करती थी। लेकिन इस समय अगर मैं बात करूं तो तुच्छ यानी कि ना के बराबर पंजाब में मॉन्यूमेंट्स रहे हैं। वो भी बड़ी बड़ी चीजें, वो तो ठीक है, लेकिन छोटी चीजें वहां से क्या है गायब कर देगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर जिस परिवार की सत्ता थी उसने या तो अपने अंडर में ले लिया या फिर किसी पर्सन को बेच दी और उसमें अपना हिस्सा मिला लिया। इसका रीजन क्योंकि उनकी देखरेख नहीं की गई थी। क्या नहीं की गई थी? देखरेख। उसकी वजह से वो वहां से चीजें जो है वो विलुप्त होती गई, गायब होती गई। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कदम मैं मानता हूं कि उठाया कि इंडिया के अंदर लगभग अगर मैं बात करूं तो 3700 मॉन्यूमेंट है इस समय, यानी कि जो किले होते हैं जिसको हम फोर्ट बोलते हैं, ठीक है, कोई ऐसा यानी कि क्या है, कोई बगीचा हो, कोई गार्डन हो, जो यानी कि क्या है इंडिया के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में चल रहा है। लेकिन कितने हैं? वो 3700 है। अब एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ताकि क्या आपको सारी कहानी जो है वो समझ में आ जाए। सपोज दैट मैं लेता हूं कि अपने ले लेते हैं रेड फोर्ट। किसको ले लेते हैं? रेड फोर्ट को, क्योंकि रेड फोर्ट ही सबसे पहले न्यूज में आया था कि रेड फोर्ट को मोदी जी ने बेच दिया। ठीक है, राहुल गांधी जी भी यही बोल रहे थे, न्यूज चैनल वाले भी यही बोल रहे थे कि जो रेड फोर्ट है उसको बेच दिया किसने? मोदी जी ने।
चलो सुनो कहानी पहले। क्या था कि आप पहले रेड फोर्ट देखने जाते थे ना, तो आपकी जो टिकट है वहां की 10 रुपए हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 10 रुपए। लेकिन आप एक बार चले गए ना, तो उसके बाद आप जिंदगी में कभी ना जा पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो 10 रुपए देकर देखने लायक हो। तो क्या किया कि अब 10 रुपए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने दे दिए। दिन में 100 बंदे गए। कितने गए? 100 बंदे गए। शाम को जो है यानी कि अगर हम बात करें तो कितने रुपए है? 1000 रुपए। उसके एवज में वहां पे अगर मैं बात करूं तो 10 लोग रखे हुए थे जो क्या करते थे? देख रेख करते थे। और एक की सैलरी जो है ना वो गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। मान लीजिए अगर एक को 500 रुपए भी देने पड़ते थे एक दिन के, तो 10 लोगों के कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर ये तो 5000 रुपए हो गए। हाँ या ना? इनकम 1000 रुपए और लगा कितना? 5000। उसके बाद उसका देख रेख का खर्चा भी तो अलग है। अब हो सकता है महीने बाद इसकी लिपाई पुताई करनी पड़े, लाइट का बिल अलग हो गया, बिजली का अलग हो गया, वो सारा अगर हम बात करें तो यानी कि देना कितना पड़ता था? 5000 एक दिन में। अगर 5000 और जोड़ दो, खर्चा जोड़ दो उसका 5000 रुपए, यानी कि टोटल 10,000 रुपए जो है वो खर्चा आ रहा था। और आ कितने रहे थे? 1000 रुपए। यानी कि 9000 रुपए नुकसान में जा रही थी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसका फायदा उठाया कि अब रेड फोर्ट को जो है कि हम क्या करें कि हम रेड फोर्ट को डालमिया ग्रुप को देते हैं। इसकी बोली लगी थी जिसके अंदर डालमिया ग्रुप ने इसका फायदा उठाया और डालमिया ग्रुप ने इसको अपने अंडर में लिया, जिसमें 25 करोड़ रुपए यानी कि 5 साल के लिए। अब ध्यान देना, 5 साल के लिए 25 करोड़ रुपए तो सीधे आए और इसके साथ में क्या मिला? तो ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ में जो चीज उनके पास आई ना, वो क्या कि इसके अंदर भी यानी कि जो पर्सन उसको देखने आएंगे उसमें भी यानी कि 20 से लेकर 30% तक हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। आज अगर उसकी कीमत 40 रुपए है या 50 रुपए है एक टिकट की, तो उसमें से 20 से 30% गवर्नमेंट के पास जाते होंगे। ठीक, कहने का मतलब कि गवर्नमेंट का प्रॉफिट है। लेकिन आज अगर आप एक बार रेड फोर्ट देखने जाओगे ना, तो आपका मन करेगा कि नहीं दूसरे दिन भी हम जाएं। क्यों? क्योंकि आज उसकी हालात जो है ना वो सुधार दिए गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो मोन्यूमेंट्स दिए गए थे 3700 मोन्यूमेंट्स को सबको यानी कि क्या है कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि इसको प्राइवेट ग्रुप को देना है ताकि उसकी सुधार हो सके, वो जिंदा रह सके। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से लोग जो है वो यहां देखने आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया को क्यों जानते हैं लोग? कि इंडिया के अंदर फोर्ट है। राजस्थान को क्यों जानते हैं लोग? कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे किले हैं राजाओं के, ताकि हम उनको देख के आए, उनको पता चले भी हाँ एक्चुअल में इनकी जो यानी कि संस्कृति थी वो किस तरीके की थी। इसलिए लोग आ जाते हैं, अपने बाहर के देशों के बहुत सारे लोग आते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि डालमिया ग्रुप जो है ना वो मेरा इसमें लेने का रीजन यही था कि आपको पता चले डालमिया ग्रुप को क्या दिया गया था। जो रेड फोर्ट है ना, वो रेड फोर्ट जो है वो डालमिया ग्रुप को दिया गया था। तो ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। होप सो आपको ये कहानी जो मैंने आपको बताई है ये सारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो कौन? अडानी ग्रुप जो है, कौन सा ग्रुप? अडानी ग्रुप जो है उसके अंडर में 8 एयरपोर्ट आते हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2-3 के नाम लिख देता हूं। जयपुर, ठीक है, उसके बाद में अहमदाबाद, ठीक है, उसके बाद में लखनऊ, ठीक है, गुवाहाटी। इस तरीके से अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल भी ये लिस्ट लिखवाई थी। ठीक है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, गुवाहाटी है, लखनऊ है, जयपुर है, मुंबई है ना। इस तरीके से जो एयरपोर्ट है वो सारे के सारे किसके अंडर में आ रहे हैं? अडानी ग्रुप ने ले लिए हैं। कितने साल के लिए लिए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखना है 50 ईयर। कितने साल के लिए लिए हैं? 50 साल के लिए लिए हैं। उसके एवज में गवर्नमेंट का इसके अंदर क्या रहेगा? गवर्नमेंट का इसके अंदर टिकट जो बिकेगी उसके अंदर भी हिस्सा रहेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 साल के लिए यानी कि क्या है, किसको दे दिया? अडानी ग्रुप को दे दिए हैं इन एयरपोर्ट्स को, तो याद रखने हैं। टोटल कितने हो चुके हैं? 8 एयरपोर्ट हो चुके हैं। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। होप सो यहां तक कहानी जो है वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है? Which country launch world largest carbon market? यानी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार्बन मार्केट जो है या फिर सबसे बड़ा कार्बन बाजार जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो। ये बड़े कारनामे जो है ना वो एक ही कर सकता है। वो कौन? इस समय अगर हम बात करें तो वो चाइना कर सकता है। कभी है ना, कभी गुमान हुआ करता था यूएसए को अपनी इकोनॉमी पर।
कभी गुमान हुआ करता था यूएसए को अपनी इकोनॉमी पर, और आज अगर मैं बात करूं तो चाइना ने ना उसकी हालत बहुत बुरी कर दी है। कभी गुमान हुआ करता था चाइना को अपनी शक्ति के ऊपर, लेकिन आज जो ना उसकी हालत इंडिया ने बुरी कर रखी है। ठीक, कहने का तात्पर्य कि चाइना के अंदर ये देश का, दुनिया का सबसे बड़ा, किस देश में, चाइना के अंदर जो है यानी कि कार्बन बाजार जो है वो लॉन्च किया गया। इसका रीजन क्या है तो ध्यान से सुनना कि इनका टारगेट है कि 2060 तक पूरे चाइना को डीकार्बोनाइज करना है, यानी कि क्या है कि कार्बन जो है ना वो बिल्कुल क्या कर देना है, खत्म कर देना है। कब तक, 2000 कब तक भाई, तो याद रखना है 2060 तक का टारगेट इन लोगों ने रखा है। क्लियर, होप सो ये कहानी जो यहां तक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं कि इससे पहले ये सबसे बड़ा यानी कि दुनिया का कार्बन बाजार जो है वो कहां था, तो याद रखना ईयू के अंदर हुआ करता था। ईयू के मतलब है यूरोपियन यूनियन। और आपके लिए आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओगे कि ईयू के अंदर कितने देश आते हैं, ईयू की स्थापना कब हुई थी, और अगर हम देखें तो ये इसका हेड ऑफिस जो है वो कहां है, ये आप मुझे बताओगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक रहेगा, यानी कि आप क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर इसके बारे में मुझे बताओगे। होप सो यहां तक बात जो है वो क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है, तो याद रखना है क्या किया कि लगभग अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैस जो है ना पूरे ग्लोबल का 14% जो है वो कौन उत्पन्न करता है, ग्रीन हाउस गैस, याद रखना है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का 14% जो है वो चाइना के अंदर उत्पन्न होती है, याद रखना है भाई, है ना। ये याद रखना है 2060 तक उनका टारगेट है कि डीकार्बोनाइज कर देना है या फिर कार्बन को बिल्कुल खत्म कर देना है। ठीक है, ये टारगेट रखा है। तो विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन मार्केट जो है वो चाइना के अंदर लॉन्च की गई है, याद रखना। इसका रीजन जो है वो यही है कि क्या करना, तो एमिशन ट्रेडिंग को कम करना। एमिशन ट्रेडिंग यानी कि इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूं, एक मिनट होल्ड रखिएगा। ठीक है, पहले नाम लिख लो, ठीक, पहले ये लिख लो। एमिशन ट्रेडिंग जो है इसको बोलते हैं केप एंड ट्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केप एंड ट्रेड भी बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एमिशन ट्रेडिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। एक चीज इसके अंदर और लिख लीजिए आप लोग, ईटीएस की फुल फॉर्म लिख लीजिए, तो इमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं, ईटीएस। ठीक है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। क्लियर, यहां तक कहानी जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। इसके साथ में हमने बात किया था कि चाइना के अंदर क्या है, तो चाइना के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा यानी कि फर्स्ट कॉमर्शियल एसएमआर जो है वो लगाया जा रहा है। वर्ल्ड का यानी कि क्या लगाया जा रहा है, एसएमआर लगाया जा रहा है। एसएमआर की फुल फॉर्म मैंने आपको शायद हो सकता है कि कुछ बच्चे जो नए हैं उनको नहीं मालूम होगा, तो ध्यान दीजिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसएमआर का मतलब यहां पर क्या है, तो याद रखना एसएमआर का मतलब है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर, तो ये कहां, ये लगाया जा रहा है आपका चाइना के अंदर, ये ध्यान रखना है एसएमआर। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर, यहां तक होप सो आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, एसएमआर यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो लगाया जाए, जिसका नाम क्या रखा है, तो उसका नाम रखा है लिंगलोंग 1। क्या नाम रखा है, लिंगलोंग 1 जो है उसका नाम जो है वो रखा गया है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। होप सो यहां तक कहानी जो है वो समझ में आई होगी। लिंगलोंग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ACP 100 के नाम से जाना जाता है। ACP 100 के नाम से जाना जाता है, ये भी हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है, यहां तक कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ध्यान देना कि लिंगलोंग 1 को इसको अप्रूवल दिया गया था ना, वो 2016 के अंदर दे दिया गया था, लेकिन कुछ तकलीफें, कुछ कारणों की वजह से इसको आगे डिले किया गया। किसके द्वारा इसको, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको अप्रूवल दिया गया था, तो लिख लीजिए IAEA के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो फटाफट से इसके बारे में लिख लेना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।
ठीक है, ये इसके द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया गया था 2016 के अंदर, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि बनाया नहीं गया था। बाद में 2017 के अंदर इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत आ गई। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ तो है कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अब ये मत बोलना कि सर वायरस बना रहे थे, है ना, वायरस नहीं बना रहे थे। ठीक, हो सकता है बना रहे हो, ये उनकी खुद की यानी कि तकनीक है, खुद के यानी कि ऐसे संसाधन हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं भाई, है ना, बेवकूफ तो बना ही रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, है ना, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, आज शाम को एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है बीच में आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। आज शाम को देखो, कल क्या थी, गुरु पूर्णिमा थी। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो यानी कि हमें विश भी किया था। हाँ, आप में भी इससे कोई थे जिन्होंने विश किया था, कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं होता गुरु पूर्णिमा एक्चुअल में होती क्या। गुरु पूर्णिमा यानी कि जो हमें हमारे लिए कुछ ना कुछ हमें देता हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, अगर वो भी उससे भी हमें सीखने को कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, तो वो हमारा गुरु है। ठीक है, चाहे आप हो, अगर आपसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है ना, अगर कोई भी चीज जो हम आप में से अपने अंदर ढालते हैं, तो आप हमारे लिए गुरु हो गए। तो इसके ऊपर आज शाम को 7 बजे एक स्पेशल मैसेज जो है वो ग्रेटिट्यूड, ठीक है, नाम से अभय सर जो है वो आपके सामने आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। आज शाम को 7 बजे देखना ना भूले भाई, है ना, आज शाम को 7 बजे देखना ना भूले। और अपने उसका लिंक जो है ना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। 1 घंटे बाद आप देख लेना, ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और हो सकता है अपने जो टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह है वहां भी आपको लिंक मिलेगा, उसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि 7 बजे बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है उनका, तो उसको एक बार जरूर देखना। अब बात आ जाते हैं वापस कहां पर, तो IAEA, यानी कि इसने क्या है 2017 में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बना नहीं पाए थे। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि उनके पास संपूर्ण संसाधन भी नहीं हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अब जो है उन्होंने अपना इसका काम जो है वो शुरू कर दिया है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं IAEA की, तो इसका फाउंडेशन हुआ था सन 1957 के अंदर। कब हुआ था? 1957 के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका हेड ऑफिस जो है वो कहां है? तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। कहां है? वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एग्जाम के अंदर सबसे फेमस जो करेंसी है ना, वो या तो ऑस्ट्रिया की है और या ऑस्ट्रेलिया की है, इन दोनों की पूछी जाती है, याद रखना। ऑस्ट्रिया की जो है वो क्या है? यूरो है, और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो क्या है? तो डॉलर है। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, दोनों के दोनों बारे में ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? चलो, तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज अपने सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो आपके सामने ले चलता हूं नेक्स्ट न्यूज में। चलिए ध्यान दीजिए, क्या दिया गया? वर्ल्ड स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। विच स्टेट, यानी कि कौन से स्टेट ने, किस राज्य सरकार ने यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया है? ध्यान दीजिए, यूनेस्को के बारे में आपको पता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो होती है उनको अपने अंडर में लेता होता है, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन इसकी एक लिस्ट ऐसी भी है जिसमें क्या करता है कि कुछ एक सिटीज को अपने अंडर में लेता है और उनको क्या करता है कि डेवलपमेंट करने का काम करता है, उनको यानी कि आगे बढ़ाने का, यानी कि उनका डेवलपमेंट जो है ना वो तेजी से हो सके। ठीक है, तो हाल ही में 2 सिटी और इंक्लूड हो गई है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, चाहे वो कोई भी स्टेट की हो। वो है MP मध्य प्रदेश। कहां की है? मध्य प्रदेश। अरे भैया कहां चले गए ये? 1 मिनट रुको भाई, हाँ आ गया। कहां की है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जो CM हैं उनके द्वारा हाल ही में क्या है, इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। CM कौन है? तो सब लोग जानते हैं, अपने क्या है, मामा, है ना, शिवराज सिंह चौहान, हाँ या ना भाई? ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो है, इनके द्वारा जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। कौन कौन सी 2 सिटी इंक्लूड की गई है, ये भी हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो याद रखना है उन सिटी का नाम क्या है। तो फटाफट से जो है आप लोग लिख लीजिए। एक है आपकी ग्वालियर और दूसरी है ओरछा। ठीक है, एक है ग्वालियर और दूसरी है ओरछा। ठीक है ना, ये दोनों याद रखना भी, दोनों सिटी जो है इनको अब डेवलपमेंट करने का काम करेगा कौन? यूनेस्को
इंडियन गवर्नमेंट और इसके साथ में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो इनको डेवलपमेंट करने की काम करेगी। इसके साथ में कुछ बातें जो है और कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा क्या कि हाँ ये पूछा जा सकता है कि कौन सी, तो ये 8वें नंबर की सिटी और 9वें नंबर की सिटी बनी है। 8वें नंबर की ग्वालियर है, ठीक है, और 9वें नंबर की जो सिटी है वो कौन सी है, तो ओरछा, ठीक है, ये है, याद रखना है। क्लियर? अबे भैया कहां भाग रहा है, चलो ये होप से इतनी बात आपको समझ में आई होगी 8वें 9वें नंबर की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि और कौन कौन सी सिटी है, तो याद रखिए कि कौन कौन सी है जो इंडिया की तरफ से है या एशिया रीजन के अंदर कौन कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये एशिया की बता रहा हूं, एशिया की 8वीं और एशिया पैसिफिक एरिया की है ना, लिख लेना ऊपर, एशिया पैसिफिक एरिया, ठीक, एशिया पैसिफिक एरिया की 8वें और 9वें नंबर की सिटी इंक्लूड हो चुकी है। तो पहली 5 6 7 8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 8 सॉरी 8वें नंबर की 7 नंबर तक लेके चलते हैं ना भाई। चलो पहले, सबसे पहले लिखो आप लोग कौन कौन सी है, तो पहले लिख लीजिए वाराणसी, ठीक, हैदराबाद, हैदराबाद, उसके बाद में लिख लीजिए अजमेर पुष्कर, अजमेर पुष्कर दोनों साथ में है ना भाई, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी रावलपिंडी, यानी कि पाकिस्तान की रावलपिंडी, आप लोगों ने सुना होगा भाई, है ना, ठीक है। उसके बाद में आती है 5 नंबर पे लिख लीजिए लेउका, ये कहां की, अब क्वेश्चन ये उठता है सर ये तो नाम ही पहली बार सुना है, तो ये फिजी की है। कहां की है भाई, फिजी की है, याद रखना है, कहां की है, फिजी की है। इसके साथ में 6 नंबर पे अगर हम बात करें तो आती है क्वेनका, ठीक है, ये कहां की है, तो ये भी लिख लीजिए आपकी इक्वाडोर की है। कहां की है, चलिए अब आती है 7 नंबर, ठीक है। अब देखो इंडिया की कितनी हो चुकी है, तो इंडिया की टोटल 5 हो चुकी है, देखो 1 2 3 और 2 आपको पहले लिखा दिए, 5 हो चुकी है, ठीक है। एक आती है, नाम है उसका बालारात, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया की है भाई, कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की है, याद रखना है। क्लियर है? तो होप सो आपको इतनी चीज कहानी जो समझ में आ गई होगी। अब ये मत सोचना कि ये सर वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज सिटी है क्या, नहीं, ये वो सिटी है जिनको अब डेवलपमेंट करने का काम करेगा, हो सकता है आने वाले समय के अंदर इनको शामिल कर लिया जाए। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इंडिया के अंदर सिर्फ 2 है, ठीक है, एक आपकी है, पहली कौन सी मैंने आपको लिखवाया था, अहमदाबाद है, और दूसरी है जी जयपुर, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें यूनेस्को के अंदर कितनी यानी कि क्या है सिटीज वगैरह शामिल है, टोटल अगर हेरिटेज साइट की बात करें इंडिया के अंदर कितनी है, तो याद रखना है टोटल 38 है, ठीक है। हम ऑलरेडी इनके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर यूनेस्को के बारे में लिख के बताओगे, यूनेस्को यानी कि इसका फाउंडेशन कब हुआ, यूनेस्को की फुल फॉर्म, और इसके साथ में आप बताओगे यूनेस्को के हेड कौन है और हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। होप सो क्लियर, इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलो मेन मुद्दे की बात करते हैं भैया यहां पर, ठीक है। बहुत सुना आप लोगों ने, पढ़ा, देखा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो सुनो, टोक्यो ओलंपिक स्पेशल, टोक्यो ओलंपिक स्पेशल क्या है, ध्यान से सुनना। हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले शुरू से यानी 0 टू हीरो बनना है भाई, क्या बनना है, 0 टू हीरो बनना है, ठीक है। ये किसी की टैगलाइन हो सकती है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं कि किसी ने कोई भी चीज जो है वो मोल नहीं ली होती या फिर खरीद कर नहीं लिया होता, हाँ या ना, ठीक है ना। तो याद रखना है हमें क्या बनना है, 0 टू हीरो बनना है। किसमें, सिर्फ ओलंपिक में। करंट अफेयर में तो मैं अपने आप आपको हीरो से भी सुपर हीरो बना दूंगा, टेंशन मत लेना, आप जुड़े रहना बस, ठीक है। जब जब क्लास हो तब तब आप आओ, पढ़ो, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, एक एक चीज याद करवा दूंगा यहीं पर, ठीक है ना। लेकिन जरूरी क्या है कि रोजाना डेली है ना आना जरूरी है। डेली क्या है, आना, जैसे खाना जरूरी है ना, जैसे पीना जरूरी है, पानी की बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे चाय पीना जरूरी है, नाश्ता करना जरूरी है, उसी तरीके से साथ में इनका जो विसर्जन करना भी जरूरी होता है, जो खा पी रहे हैं उनका, वो अलग बात है। तो डेली आपको यहां पर क्या करना है,
आना जरूरी है, हाँ या ना। तो हम बात करते हैं ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जो है इसकी कहानी। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन था, तो ये एडिशन है जी आपका 32nd एडिशन, यानी कि 32वां एडिशन है, याद रखना है। ठीक है, कहां हेल्ड किया जा रहा है, तो नाम इतना बड़ा है, सुनने में आ रहा है। टोक्यो कहां है, तो टोक्यो है जी जापान, ये याद रखना है। जापान के अंदर ये सेकंड टाइम हेल्ड करवाए जा रहे हैं। जापान में कौन सी टाइम हेल्ड करवाए जा रहे हैं, सेकंड टाइम, हेल्प नहीं है, हेल्ड है, याद रखना। ठीक है, हेल्ड करवाए जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले कब हुए थे अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है, इससे पहले जब हुए थे जापान के अंदर तो वो हुए थे 1964 के अंदर हुए थे, 1964 के अंदर हुए थे। और वो भी कहां हुए थे, तो वो भी टोक्यो के अंदर हुए थे। वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी सिटी है, वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी सिटी है जहां पर 2 बार, यानी कितनी बार, 2 बार जो है क्या है, तो ओलंपिक जो है वो हेल्ड करवाए गए हैं। कौन से ओलंपिक चल रहे हैं, तो याद रखना है समर ओलंपिक चल रहे हैं भाई। कौन से ओलंपिक, समर ओलंपिक। ओलंपिक की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा साइड में लेके जाना चाहूंगा आपको। ठीक है, ओलंपिक की शुरुआत जब 1894 के अंदर हुई थी फर्स्ट टाइम, तो उस समय यानी कि इसको समर ओलंपिक के नाम से ही, सिर्फ ओलंपिक के नाम से शामिल किया गया था, समर नाम उस समय नहीं था, याद रखना है। क्या था, सिर्फ ओलंपिक। लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो सन 1960 के अंदर में भी जाकर क्या हुआ कि समर और 2 ओलंपिक बना दिए, एक समर। ये मैं थोड़ा सा ईयर के अंदर कंफ्यूज हूं, ठीक है ना, क्योंकि देखो बहुत पुरानी बातें होती है तो वो कभी कभार अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूं कहानी के तौर पे। समर और विंटर कर दिया था, क्या कर दिया था, समर और विंटर कर दिया था। अब देखो यहां से यानी कि हर 2 साल के अंदर इनको हेल्ड करवाया जाने लगा। अब ये मैं सोचना कि समर जो 2 साल बाद आता है, नहीं, समर अगर 2020 में आया तो फिर 2024 में आएगा, फिर 2028 में आएगा, फिर 2032 में आएगा। लेकिन विंटर की बात करें तो 2000 अगर आया यहां पर 18 में तो 2022 में आएगा, 2026 में आएगा और 2028 में आएगा। हाँ, यानी कहने का मतलब, सॉरी 2030 में आएगा, 2030 है ना, 4 साल का गैप हो गया ना, 18, 22 और 26 और 30, हाँ 4 साल का। तो कहने का ओलंपिक जो है ना वो आपके कितने साल में आते हैं, ओलंपिक हर 2 साल में आते हैं, लेकिन समर ओलंपिक 4 साल में और विंटर ओलंपिक भी 4 साल में, ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। यस या नो। चलो अब सुनो ध्यान से, तो इससे रिलेटेड यही चीज मैं आपको बता रहा था कि समर ओलंपिक जो है वो हेल्ड करवाए जा रहे हैं, विंटर ओलंपिक नहीं है। खास करके ध्यान रखना है समर ओलंपिक 2016 में कहां हुए थे, तो याद रखना है, ये मैं उधर ही लिखूंगा ताकि वो नोट्स बनते जाए, ताकि क्या है बाद में आपको परेशानी ना हो, आपके भी काम आए, मेरे भी काम आए। ठीक है, 2 बार हो चुके हैं। ठीक है, समर ओलंपिक जो है वो 2016 में कहां हुए थे, तो याद रखना है रियो के अंदर हुए थे। 2020 वाले क्योंकि कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिए, तो कहां, टोक्यो के अंदर। ठीक है, 2024 के अंदर अगर हम बात करें तो ये होंगे आपके पेरिस में। कहां होंगे, पेरिस में हेल्ड करवाए जाएंगे। और 2028 के अंदर जो होने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोग लिख लीजिएगा 2028 में। कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो 2028 में कहां होंगे, ताकि मुझे पता चल जाए भी आपको पता है। ठीक है, 2028 में कहां होंगे, मैंने आपको शायद कल बताया भी था, तो 2028 में शायद ये होंगे लाओस में होंगे। कहां होंगे, लाओस। और 2032 की डेट जो है वो तो कल ही आई थी, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। ये होंगे ब्रिस्बेन में होंगे। कहां होंगे, ब्रिस्बेन में होंगे, याद रखना है। होप सो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी यहां तक पहले में जो हम लोगों ने चर्चा की है। चलिए अब वापस चलते हैं, वापस बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। ध्यान दीजिए, इस टोक्यो ओलंपिक के अंदर 204 कंट्री भाग ले रही है अभी, है ना, कितनी, 204 कंट्री भाग ले रही है। इंडिया की तरफ से टोटल जो यानी कि स्क्वाड गई है, टोटल जो लोग गए हैं वो 228 गए हैं, याद रखना है। ठीक है, लगभग यानी कि अगर मैं बात करूं कितने प्लेयर जो है वो भाग ले रहे हैं, तो डाटा के अनुसार 127 बताए जा रहे हैं, कहीं 119 बताए जा रहे हैं। लेकिन फाइनल जो टोक्यो ओलंपिक के द्वारा या फिर ओलंपिक जो है यानी कि आईओसी द्वारा जो यानी कि लिस्ट है वो सिर्फ 127 लोगों की बताई गई, ये नहीं बताया गया कि कितने हैं एग्जैक्ट में। ठीक है, तो 127 मोर देन 120 कहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक बार कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना याद रखना है टोटल 228 गए हैं, कुछ लोग जो साथ वाले हैं वो भी है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसमें आगे चलते हुए,
ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक जो है वो यानी कि कब से कब हेल्ड करवाए जाएंगे, तो 23 जुलाई यानी कि कल से लेकर, ठीक है, 8 अगस्त तक चलने वाले हैं, यानी कि लगभग 16 दिन का ये क्या रहेगा, यानी कि गेम रहेगा। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो समर ओलंपिक का मस्कट क्या रखा गया है इसका, है ना। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जो पैरा ओलंपिक है ना वो भी यहीं हेल्ड करवाए जाएंगे भाई, पैरा ओलंपिक। तो वो कब से कब है, तो 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त से लेकर, और ये आपका चलने वाला है 5 सितंबर तक चलने वाला है। कितने, 5 सितंबर तक चलने वाला है, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। भारत की तरफ से इस समर ओलंपिक के अंदर जो यानी कि मसाल उठाने वाले जो ओपनिंग के ऊपर, तो एमसी मेरी कॉम, कल रात को आपने देखा होगा जब यानी कि क्या है भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे एमसी मेरी कॉम, और दूसरे जो है वो पर्सन का नाम क्या था, तो उनका नाम था अपना हम लोग ऑलरेडी उनके बारे में पढ़ भी चुके हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने उनके बारे में डिस्कस भी किया, मनप्रीत सिंह। क्या नाम था, मनप्रीत सिंह। कौन है मनप्रीत सिंह, याद है ना आप लोगों को, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। और अगर हम बात करें वुमेन टीम के कैप्टन कौन है, तो रानी रामपाल, ये भी आप लोगों ने याद रखना है ना, रानी रामपाल। और सबसे ज्यादा हॉकी टीम के अंदर जो प्लेयर है ना, हरियाणा से है, 9 प्लेयर है, महिलाओं में बात कर रहा हूं, मेन में नहीं, है ना, ये ध्यान रखना है। तो मस्कट क्या था, अगर ये आपसे पूछा जाए तो याद रखना है, ठीक है। उनका नाम लिख लीजिए, MIRAITOWN, ठीक है। ये मस्कट जो है, सॉरी WA है भाई लास्ट में ना, ये मस्कट जो है वो रखा गया है किसका भाई, तो समर ओलंपिक का। लेकिन आपसे पूछा जाए पैरा ओलंपिक का, है ना, तो पैरा ओलंपिक का आपने याद रखना है समिति, इसका क्या है, मस्कट जो है वो रखा गया है, ठीक। दोनों मस्कट का नाम याद रखना है, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर दिलवा देगा आपको, कितने नंबर दिलवाएगा, 1। लेकिन आने वाले एग्जाम के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे उनके अंदर टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि 4-5 नंबर तो पक्के हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए, इसको बहुत सारी बातें हमने इसके बारे में की है, 1-2 चीजें जान लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, क्योंकि आज का टाइम भी हो चुका है, ठीक है। बाकी जो है हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक तो चलता ही रहना है। मंडे को कुछ इसके बारे में और चीजें जानेंगे, और आपको ये चीजें याद होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। और जैसा मैंने आपको बताया था, 1 से लेकर 5 अगस्त के बीच में आपका एक स्पेशल टेस्ट भी अरेंज करने वाला हूं, और जो मैराथन होगा रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा, उसके अंदर आप सब लोग भाग लेंगे जितने भी देख रहे हैं। और बता देना उन लोगों को जो नए आएंगे कि हम लोगों ने 1 महीने संदीप सर के साथ यहां क्लास ली है, ठीक है। हमने 1 महीने तक उनके साथ यहां दिन में पढ़े हैं, मॉर्निंग में 7 बजे उठ के, तो वो दिखाएगा कि उनमें और आप में क्या फर्क है। बात समझ में आई। चलिए, तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, विंटर ओलंपिक तो हम बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए रिलेटेड नहीं है। हाँ, 5 नए गेम शामिल हुए हैं, वो भी मैंने आपको लिखवाया है। कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिए, सफरिंग है, क्लाइंबिंग है, ठीक है ना, सफरिंग, क्लाइंबिंग, एक था अपना कराटे, मैंने आपको लिखवाए थे, शायद याद हो, ठीक। एक बेसबॉल मैंने आपको लिखवाया था ना, बेसबॉल या इसको सॉफ्टबॉल भी बोलते हैं, याद रखना भाई, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल भी बोलते हैं। और एक था स्केट बोर्डिंग भी था, है ना, स्केट बोर्डिंग, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है भाई, है ना। तो ये 5 गेम जो है इस साल नए इसके अंदर शामिल किए गए हैं, किसके अंदर भाई, तो याद रखना है समर ओलंपिक टोक्यो के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दोगे क्या थॉमस बाच जो है वो क्या है, आईओसी के हेड हैं, ठीक है, आईओसी के हेड है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1894 के अंदर आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आप मुझे कमेंट में ये बता दोगे कि जो पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, उसके ध्वज वाहक कौन होंगे, ध्वज वाहक कौन होंगे। और दूसरा, क्लोजिंग शिरोमणि के ऊपर, क्लोजिंग शिरोमणि के ऊपर भारत की तरफ से ध्वज वाहक कौन होंगे, ठीक है, ध्वज वाहक कौन होंगे, इनको फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए, तो होप सो इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। कोई बच्चा अगर आज नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे तो आप लोग जानते ही हो, रोजाना मेरे साथ जुड़ते हो, अगर नहीं जानते तो नाम मायने नहीं रखता है,
काबिलियत और आपकी जो आप किसी को दे रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, तो आपकी नॉलेज जो है ना वो मायने रखती है। तो वैसे मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है संदीप चौधरी, ठीक, सब लोग जानते हैं, एकेडमी के स्टूडेंट है वो तो, बाकी जो है तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, यानी कि मंडे को मॉर्निंग में 7 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूले। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।